दूसरा जीना बाय सिराज अनवर। पांचवां और आखिरी एपिसोड। अम्मी रात भर रोती रही। बंदूक चलाना बेशक वो अच्छी तरह जानती थी, मगर वो ये काम उसी वक्त कर सकती थी कि उनकी हिम्मत बंधाने वाला कोई मौजूद हो। हिम्मत बंधाने वाला तो जंगल में गायब हो चुका था। बच्चों पर भरोसा करना बेकार था, इसलिए वो कुछ भी ना कर सकी और उन्होंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। अंजम ने रात के अंधेरे में आसपास की सब जगह छान मारी, मगर असलम साहब को कहीं नहीं ढूंढ पाया। मजबूरन वो भी दिल पर जबर कर कर बैठ गया और सोचने लगा कि देखें खुदा अब क्या करता है। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ। हल्की हल्की ठंडी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। अंजम आंखें फाड़ फाड़ कर दूर तक देखने की कोशिश करने लगा कि शायद असलम साहब उसे कहीं नजर आ जाएं। असलम साहब तो उसे कहीं नजर नहीं आए। हाँ, कुछ आवाजें उसे जरूर सुनाई दी। कहीं दूर से खट खट और टक टक की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें कैसी हैं? कौन है जो ये आवाजें पैदा कर रहा है? पहले तो वो ये समझा शायद उसके कानों को धोखा हुआ है, मगर जब अम्मी और नईम ने भी यही बात कही तो अंजम के कान खड़े हो गए। उसका दिल कह रहा था कि उन आवाजों से असलम साहब का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। अम्मी, इस जगह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से बेहतर यही है कि हम उस जगह चलें जहां से ये आवाजें आ रही हैं, अंजम ने कहा। हाँ, हो सकता है कि अब्बा को हमारी जरूरत हो, सरवत जल्दी से बोली, और किसी वजह से वो वक्त पर हवाई फायर ना कर सके हों। लेकिन अगर उन जंगलियों ने हमें भी पकड़ लिया तो? नईम खौफजदा था। वो तो हमें बाद में भी पकड़ ही लेंगे। अब्बा के बगैर हम इस जजीरे से जा नहीं सकते, अंजम बोला। मेरा ख्याल है कि हम चोरी छुपे उस मुकाम तक चलें जहां पर जंगलियों ने अब्बा को कैद कर रखा है। मुझे यकीन है कि वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। जिस मुकाम से ये आवाजें आ रही हैं वहीं जंगली शायद कुछ कर रहे हों। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, अम्मी ने हौसले से काम लेते हुए कहा। आओ हम अभी उस तरफ चलते हैं। फिर भी हमें इस गार में एक पर्चा लिख देना चाहिए, सरवत ने राय दी, ताकि अब्बा अगर इत्तफाक से यहाँ आ जाएं तो उन्हें मालूम हो सके कि हम लोग कहाँ गए हैं। सरवत की बात भी मान ली गई। पर्चा लिख कर रख दिया गया। सबने पहले की तरह सामान अपनी पीठ पर बांधा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की सिमत बढ़ने लगे। चिड़ियां चहचहा रही थीं और उनकी आवाजों में वो गुट की आवाज भी दब गई थी। वो दबे दबे पांव रखते हुए अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहे थे। अचानक अंजम को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। उसने कुछ देर रुक कर सुनने की कोशिश की। आवाज अब हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। असल में वो जंगल में गलत रास्ते पर दाखिल हो गए थे। उन्हें तो साहिल साहिल चलना था, क्योंकि अब ये बात अंजम को अच्छी तरह मालूम थी कि आवाजें बाईं तरफ के साहिल से आ रही हैं, जंगल में से नहीं। वो परिंदे की आवाज की वजह से उन आवाजों को साफ साफ नहीं सुन सकते थे। वैसे अंजम के साथ ही दूसरों के जहन में भी ये ख्याल आ रहा था कि साहिल पर तो वो सब खुद भी मौजूद थे। फिर आखिर क्या वजह है कि रात को उन्होंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी? बहरहाल ये सोचने समझने का वक्त नहीं था। उन्हें तो छुप कर देखना था कि अगर वो आवाजें साहिल ही से आ रही हैं तो वहां क्या हो रहा है। क्या कुछ लोग कश्ती बना रहे हैं, कोई इमारत बना रहे हैं, या फिर कोई और बात है? जल्द ही वो उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से आवाजें तेज और साफ सुनाई दे रही थी। अम्मी बच्चों से कद में बड़ी थी। उन्होंने पंजों के बल खड़े होकर देखा, मगर कुछ भी नजर ना आ सका। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, इसीलिए हर सिम धुंध सी छाई हुई थी। जंगल दूर से धुंधियाए रंग के कहर में लिपटा हुआ था। अंजम, सरवत, नईम और अम्मी बिल्ली की से पांव रखते हुए धीरे धीरे आवाज के करीब होते जा रहे थे। उन्हें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि वाकई आवाजें साहिल के करीब से आ रही थीं। खुशकिस्मती से उस मुकाम पर चंद ऊंची चट्टानें थीं जो लंबी लंबी झाड़ियों से ढकी हुई थीं। अंजम ने उस मुख्तसर सी फौज की कमान संभाल रखी थी, इसलिए उसने इशारे से कहा कि वो चट्टान के ऊपर चढ़े। रास्ता बहुत दुश्वार था, बल्कि उसे रास्ता कहना भी गलत था। कुदरती तराशी हुई छोटी छोटी चट्टानें जीने की तरह उस बड़ी चट्टान पर बनी हुई थी। अंजम सबसे आगे था। वो पहले खुद ऊपर चढ़ जाता और फिर दूसरों को चढ़ने के लिए सहारा देता। 15 मिनट की जान तोड़ मेहनत के बाद वो चट्टान के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए और फिर झुककर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस जगह पहुंचने की कोशिश करने लगे जिधर से ठक ठक की आवाजें आ रही थी। सबसे पहले अंजम उस जगह पहुंचा
अभी उसने ठीक तरह से सामने की तरफ देखा भी नहीं था कि अचानक एक बड़े से पत्थर के पीछे से एक लंबा तड़ंगा स्याह फाम जंगली बिजली की चमक से उसकी तरफ उछलता और चीते की तरह जस्त लगाकर अंजम पर हमलावर हुआ। उसके जोर में अंजम नीचे गिर गया। जंगली उसके चेहरे और पसलियों पर मुक्के मार रहा था। अंजम को इतना मौका ही ना मिल सका कि वो अपने रिवॉल्वर को काम में लाता, क्योंकि जंगली के हमले से इतना जबरदस्त झटका लगा था कि रिवॉल्वर अंजम के हाथ से छूटकर पहाड़ से नीचे गिर चुका था। जंगली अब अंजम के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था कि अचानक वो तकलीफ से बिलबिला उठा। अंजम ने अपने दांत उसकी कलाई में गाड़ दिए थे और उसका साथ नईम और सरवत ने भी दिया था। वो दोनों जंगली की कमर पर सवार हो गए थे और उन्होंने भी तेज दांतों से उसकी गर्दन और कमर को काटना शुरू कर दिया था। तकलीफ से बौखलाकर जंगली अंजम को छोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन उसे उठते देखकर अम्मी ने बंदूक की नाल दोनों हाथों में पकड़कर उसका कंधा जोर से जंगली के सर पर मारा। एक जबरदस्त चिंगाड़ के साथ वो वैशी मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसके गिरने से पहले ही नईम और सरवत कूद कर उससे अलग हो गए और अंजम अब कोहनी के सहारे उठ रहा था। अम्मी ने जब दोबारा उसकी कमर पर कुंधा मारना चाहा, तो ये देखकर उनकी चीख निकल गई कि बंदूक बीच में से टूट चुकी है। उन्होंने फौरन उसे जमीन पर फेंक दिया और फिर दौड़कर अंजम को गले से लगा लिया। खुशकिस्मती से उसके ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए, फिर होशियारी से पहले इधर उधर देखा और बाद में उस मुकाम की तरफ जहां से आवाज आ रही थी। सरवत के सामान से उसने दूरबीन निकाली और उसे आंखों से लगाकर सामने की तरफ देखने लगा। घबरा कर उसने दूरबीन आंखों से उठाई और अम्मी से बोला, अम्मी, वहां देखिए, सामने उस चट्टान पर कुछ लोग चट्टान खोद रहे हैं और ऊपर वाली चट्टान पर जमीन में गड़े हुए एक बांस से अब्बा जी बंधे हुए खड़े हैं। सबने बारी बारी दूरबीन लेकर उस मुकाम को देखा। वो एक अजीब किस्म की चट्टान थी। यूं लगता था जैसे किसी ने एक बहुत बड़े पहाड़ को कुदरती जीने की शक्ल में इस तरह तराश दिया है। बीच वाली सीढ़ी पर जंगली जमीन खोदने में मसरूफ थे और ये ठक ठक की आवाजें उनके कुदाल चलाने से ही पैदा हो रही थी। तादाद में वो कुल 9 थे। एक लंबा तड़ंगा शख्स जिसने शेर का मसनूई सरा अपने सर पर रखा हुआ था, उसकी बस आंखें ही नजर आ रही थी। वो उन जंगलियों को हिदायत देता जा रहा था और बार बार ऊपर वाली सीढ़ी पर उस मुकाम को देखता जा रहा था जहां असलम साहब बेबसी के आलम में बंधे हुए थे। चट्टान पर तराशी हुई ये सीढ़ी छोटी नहीं थी, बल्कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई तकरीबन 50 फुट थी। सबसे निचली सीढ़ी समंदर में डूबी हुई थी और सबसे ऊंचे पर असलम साहब खड़े थे। इस लिहाज से समंदर से असलम साहब तकरीबन 150 फुट की बुलंदी पर थे। असलम साहब को देखते ही उन सब में नया जोश और हिम्मत पैदा हो गई। अंजम बहुत देर से खामोश था। बार बार वो तराशी हुई चट्टान को देखता और फिर कुछ सोचने लगता। अचानक उसका चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। उसने जल्दी जल्दी मगर धीमी आवाज में कहा, उफ़ो, मैं भी कितना बेवकूफ था जो ये राज समझ न सका। कैप्टन सिल्वर ने कितना आसान तरीका खजाना दरियाफ्त करने का बताया था। समंदर का साहिल, 3 सीढ़ियां, दरमियानी सीढ़ी। अंजम ने इतना कहकर अपना माथे पर चत मार कर कहा, मैं भी अहमक हूं, न जाने अकल कहाँ चरने गई थी। सामने देखिए, समंदर का साहिल भी है, 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं और दरमियानी सीढ़ी के नीचे खजाना दफन है, जिसे अब हमारे दुश्मन खोद कर निकाल रहे हैं। लेकिन वो आदमी है कौन जिसने शेर का मुंह लगा रखा है? सरवत ने पूछा। वो जंगलियों का सरदार है, अंजम ने जवाब दिया। किसी मसलहत की वजह से उसने अब्बा को बांध दिया है। मुझे डर है कि मल्ला सूरमा को उसने खत्म कर दिया है। यकीनन यही बात है। वो जिंदा होता तो अब्बा के आसपास ही कहीं बंधा होता। अम्मी सुनिए, अंजम ने कहा, आप देख ही रही हैं जिस सीढ़ी पर अब्बा बंधे हुए हैं। हमारे दुश्मन उससे निचली यानी दूसरी सीढ़ी खोदने में मसरूफ है। ऊपर वाली सीढ़ी से बीच वाली सीढ़ी 50 फुट नीची है और उन जंगलियों ने वहां पहुंचने के लिए एक लंबी सीढ़ी से काम लिया है। ये देखें, बांस की वो सीढ़ी अभी तक पहले और दूसरे जीने के दरमियान लगी हुई है। सब ने गौर से फिर उस जगह की तरफ देखा। वाकई पहली चट्टान से दूसरी चट्टान पर उतरने के लिए बहुत लंबी सीढ़ी को काम में लाया गया था।
मुझे यकीन है कि वो सिर्फ 10 आदमी हैं। अगर ज्यादा होते तो कोई ना कोई अब्बा के पास भी पहरे के लिए मौजूद होता। खजाना पाने की खुशी में वो ये भूल गए हैं कि कोई उन्हें आजाद भी करा सकता है। इसलिए वो सब के सब बीच वाली चट्टान पर उतर गए। अब अगर हम चुपके से वहां पहुंच जाएं और अब्बा को आजाद कराने के बाद वो सीढ़ी लड़खा दें, तो जंगली बेबस हो जाएंगे। ना तो वो नीचे कूद सकेंगे और ना ऊपर चढ़ सकेंगे, क्योंकि दोनों तरफ का फासला 50-50 फुट है। अंजम ने वाकई बहुत अक्लमंद तरकीब सोची थी। इस तरकीब पर अमल करते हुए वो सब जल्द ही चट्टान से नीचे उतरे और फिर जंगल के अंदर से होते हुए 3 जीने वाली चट्टान के नीचे पहुंच गए। चट्टान के नीचे पहरे पर कोई मौजूद न था। चट्टान पर चढ़ने की मशक वो पहले ही कर चुके थे, लिहाजा इस चट्टान पर भी आसानी से चढ़ गए। कुछ ही फासले पर असलन साहब बांस के सतून से बंधे हुए नजर आ रहे थे। अंजम झाड़ियों की आड़ लेता हुआ तेजी से उनके पास पहुंचा। अचानक बहुत सारे नारे की आवाज सुनाई दी। उन नारों में खुशी शामिल थी। अंजम समझ गया कि जंगलियों ने खजाना पा लिया है। उसको यकीन था कि खजाना पाते ही वो सब फौरन सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। अंजम तीर की तरह आगे बढ़ा और इससे पहले कि असलम साहब कुछ समझ सकते, अंजम ने उनके हाथों में बंधी हुई रस्सियां काट दी। आजाद होते ही असलम साहब ने जल्दी से पलटकर पीछे देखा और अंजम को देखते ही उनकी बाँछें खिल गईं। अम्मी, नईम और सरवत भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहे थे। नईम ने करीब आते ही अपना पिस्तौल असलम साहब को दे दिया और फिर अंजम ने मुख्तसर से लफ्जों में उन्हें सीढ़ी के बारे में बताया और कहा कि उन्हें जल्दी जल्दी चट्टान के किनारे पहुंचकर सीढ़ी नीचे गिरा देनी चाहिए। असलम साहब दौड़ते हुए उसकी तरफ गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही झुककर सीढ़ी को नीचे फेंकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, किसी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। यह जंगलियों का सरदार था, जो अब सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले डंडे पर पहुंच चुका था। उसके पीछे 4 जंगली और थे, जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे थे। असलम साहब कोशिश कर रहे थे कि अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ी को जोर लगाकर नीचे फेंक दे, और सरदार कोशिश कर रहा था कि असलम साहब को खींच कर नीचे फेंक दे। दोनों तरफ से जोर आजमाई हो रही थी। मुश्किल ये थी कि असलम साहब के पकड़ने के लिए ऊपर कोई चीज नहीं थी। उनका पिस्तौल भी सरदार ने एक झटके के साथ नीचे फेंक दिया था। जंगली सरदार ने एक हाथ से बांस की सीढ़ी को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से असलम साहब को खींचने के लिए जोर लगा रहा था। असलम साहब पेट के बल जमीन पर लेट गए थे और बिल्कुल मगरमच्छ की तरह उन्होंने जमीन को दबोच लिया था। सरदार काफी ताकत लगा रहा था। वो उनको बुरी तरह खींच रहा था और असलम साहब थोड़ा थोड़ा करके आगे घसीटते जा रहे थे। सरवत खौफजदा नजरों से उस मंजर को देख रही थी और अम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिर दौड़कर वो असलम साहब के कदमों के पास लेट गई और उनके दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए। सरवत को अचानक एक ख्याल आया और उसने चिल्लाकर नईम से कहा, नईम, तुम भी आकर अब्बा को पकड़ लो और जिमी भैया उस मरदूद की खैर लेते हैं। नईम ने उसके कहने पर अमल किया और अम्मी के साथ ही उसने भी जोर लगाना शुरू कर दिया। इससे इतना तो हुआ कि जंगली सरदार घबरा गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने फौरन ही एक तरकीब सोच ली, क्योंकि जब उसने गर्दन मोड़ के नीचे देखते हुए उन जंगलियों से जो उसने निचली सीढ़ी पर थे बुलंद आवाज में कुछ कहा, तो अचानक निचले वाले जंगली अपने सरदार के जिस्म पर चढ़ते हुए ऊपर आने लगे। ये बहुत उम्दा तरकीब थी और इस तरह जितने भी जंगली नीचे थे वो ऊपर आ सकते थे। सरबत ने यह हरकत देख ली। उसने ये भी देख लिया कि जो जंगली अपने सरदार को पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके हाथ में एक जहरीला भाला भी है। उसे डर था कि जंगली सरदार के कंधों तक आते ही ये भाला जमीन पर लेटे हुए असलम साहब की कमर में खोंप देंगे। ये बात महसूस करते ही उसने अंजम को इशारा किया, जो इतनी देर में अपनी जेब से गुलेल निकाल चुका था और उसमें एक नुकीला पत्थर दबाए सरबत के हुक्म का इंतजार कर रहा था। सरबत अपनी जेब में रखे हुए छोटे से आईने को देख रही थी कि धूप का अक्स चढ़ते हुए जंगली की आंखों में डालने में मसरूफ थी। धूप का तेज अक्स जैसे ही जंगली की आंखों पर पड़ा, उसने घबरा कर हाथ में पकड़े हुए नेजे नीचे फेंक दिए। वही हाथ अपनी आंखों पर रख दिया, मगर हाथ उसकी आंखों तक पहुंचने भी न वाला था कि उसने एक भयानक चीख मारी। अंजम की गुलेल के पत्थर ने उसके मुंह पर जोरदार धमाका किया था। वो एक भयानक चीख मारकर सर के बल नीचे गिर गया।
सरदार की समझ में पहले तो कुछ ना आया कि क्या हुआ, लेकिन जब सूरत हाल उसकी समझ में आ गई तो अब उसने भी जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी ये कोशिश सरवत के आईने और अंजम की गुलेल ने नाकाम कर दी। गुलेल का पत्थर उसके सीने पर लगा और वो भी एक भयानक चीख मार कर नीचे गिर गया। उसके गिरते ही असलम साहब को मौका मिल गया और उन्होंने जल्दी से आगे झुककर सीढ़ी समंदर की सिमत लड़का दी। दो जंगली अब भी सीढ़ी के ऊपर वाले डंडे से चिमटे हुए थे। सीढ़ी तो बीच वाले जीने पर रह गई, अलबत्ता वो दोनों जंगली चट्टान पर जख्मी होते हुए समुद्र में गिर गए और उसकी खौफनाक और भूखी लहरों की नजर हो गए। अब उस कुदरती जीने के बीच की सीढ़ी पर कुल 5 जंगली बाकी रह गए थे और वो ऊपर देखकर चीख रहे थे और फिर इधर उधर छुपने की जगह तलाश कर रहे थे, मगर उनके तीन तरफ 50-50 फुट के गड्ढे थे और गड्ढों के नीचे समंदर की भयानक लहरें। अंजम ऊपर से ताक ताक कर उनको पत्थर मार रहा था। गुलेल से निकला हुआ पत्थर जिसके भी पड़ता वो बिलबिला उठता। असलम साहब भी पत्थर उठाए उन्हें मार रहे थे। पत्थरों से घबरा कर वो दो जंगलियों ने नीचे छलांग लगा दी और फिर अंजम को उनकी चीखें सुनाई दी। बाकी तीन में से दो अंजम की गुलेल से जख्मी होकर तड़प रहे थे। अब जो बाकी रह गया था उसने डर कर अपना मुंह घुटनों में दे दिया और वो अब अकड़ू बैठा हुआ था। खजाना उसी तरह पड़ा हुआ था और उस जंगली को ये भी होश न रहा कि वो खजाना असलम साहब के हाथ न लगने दे और उसे उठाकर समंदर में फेंक दे। असलम साहब दाद भरी नजरों से अंजम और सरवत की गुलेल और आईने को देख रहे थे, क्योंकि इस आड़े वक्त में बच्चों के यही दो चीजें उन सब की जान बचाने का जरिया बनी थी। हालांकि कोई और वक्त होता तो यही असलम साहब उन दोनों को गुलेल इस्तेमाल करने पर भुला भला कहते, मगर अब इसी गुलेल ने वो काम कर दिखाया था जो अच्छी से अच्छी बंदूक भी ना कर सकी। अम्मी असलम साहब के पास खड़ी वो जख्म और खराशें देख रही थी जो जंगलियों की कैद में रहकर उन पर लगी थी। उसके साथ ही वो उन्हें गुज़िश्ता वाक़यात भी सुनाती जा रही थी। अंजम और सरवत के साथ नईम भी पत्थरों से उस जंगली की तवाज़ा कर रहे थे। कोई जख्मी अगर उठने की कोशिश करता तो अंजम की गुलेल फौरन उसकी खबर ले लेती। असलम साहब ने यह सोचकर कि कहीं जंगलियों के सरदार को होश ना आ जाए, जल्दी से नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ी तो नीचे गिर गई थी, इसलिए असलम साहब ने सामान में से लंबी सी रस्सी निकाल कर उसे जोड़ा। रस्सी का सिरा एक बांध से बांध दिया जिससे ये पहले बंधे हुए थे। अम्मी ने एहतियात से रस्सी पकड़ी और असलम साहब रस्सी से लटक कर नीचे उतरने लगे। अंजम गुलेल में पत्थर दबाए उनकी हिफाजत करता रहा। असलम साहब ने नीचे पहुंचते ही सबसे पहले पिस्तौल और बंदूक पर कब्जा किया। यह बंदूक जंगलियों के सरदार ने उनसे छीन ली थी। पिस्तौल उन्होंने ऊपर उठा दी और नीचे पड़ी हुई सीढ़ी दोबारा ऊपर उठाने लगे और अंजम की अम्मी से कहा कि वो बच्चों को नीचे भेज दे, खुद पिस्तौल लेकर सीढ़ी की हिफाजत करे। अम्मी ने ऐसा ही किया। अंजम, सरवत और नईम जब नीचे उतरे तो उन्होंने पहला काम ये किया कि अकड़ू बैठे हुए जंगली और शेर के सर वाले सरदार के हाथ कसकर बांध दिए और फिर सब खजाने की तरफ चल दिए। खजाना क्या था? एक बड़ा सा डब्बा था जिसमें हीरे जवाहरात, सोने की डालियां, अशरफियां भरी हुई थी। सोने के प्याले, चमकदार खंजर जिनके दस्ते पर कीमती पत्थर लगे हुए थे, अंगूठियां और हीरे जड़े हुए थे। गर्ज ये कि वो खजाना करोड़ों रुपए की मालियत का था। अंजम और सरवत खजाना पाकर दीवानों की तरह नाचने लगे। वो इस बात से बेखबर थे कि जंगलियों का सरदार अब होश में आ चुका है और हाथ बंधे होने के बावजूद असलम साहब पर छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने जस लगाई, एक जोरदार आवाज के साथ तड़प कर नीचे गिर गया। ये अम्मी की पिस्तौल की आवाज थी जो उन्होंने ऊपर ही से दाग दी थी। गोली सरदार की टांग में लगी थी और वो जमीन पर पड़ा बुरी तरह से करा रहा था। खजाना रस्सियों से बांधकर ऊपर पहुंचा दिया गया और उसके साथ ही असलम साहब भी तीनों बच्चों के हमरा ऊपर आ गए थे। जब वो सीढ़ी वापस समंदर में फेंकने लगे तो सरदार साफ उर्दू में चिल्लाते हुए बोला, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे कत्ल कर दो, लेकिन इस तरह सिसकता बिलकता मत छोड़ो। क्यों? जब तुमने हम पर रहम नहीं किया तो हम तुम पर रहम क्यों करें? सरवत ने चिल्ला कर कहा।
पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? असलम साहब ने दरियाफ्त किया। इतनी साफ उर्दू किस तरह बोल रहे हो? क्यों नहीं बोलेंगे? अंजम ने कहना शुरू किया। ये जंगली है ही कब जो इनकी जुबान में बात करे? इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अब्बा जी। क्या? क्या बताओगे? असलम साहब ने हैरत से अंजम की तरफ देखकर कहा। यही वो हजरात जो बंदरगाह से चलते वक्त हमारे एक एक हरकत पर निगाह रख रहे थे। उन्होंने ही हमें सबसे पहले इस खजाने में पहुंचकर चंबेली साबन कंपनी वालों की तरफ से बनाई हुई झोंपड़ी तबाह कर दी थी और कंपनी वालों की तरफ से दिया हुआ खुराक का जखीरा समंदर में ले जाकर फेंक दिया था। मगर ये है कौन? अम्मी ने ताज्जुब से पूछा। अभी बताता हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुनिए। अंजम ने इतना कहकर सरदार को फिर देखा और बोला, यही थे वो हजरात जो अपने कोट का एक बटन तबाहशुदा झोंपड़ी के पास छोड़ गए थे और इसी बटन की वजह से मुझे उसका अता पता मालूम हुआ। ये इस जजीरे के जंगलियों से मिले हुए थे और उनके सरदार बन गए थे। उन्होंने मरीजा के बुत के पीछे और जंगलियों के मुख्तलिफ दरख्तों पर बहुत सारे लाउड स्पीकर लगा दिए थे। सबसे बड़ा स्पीकर बुत के पीछे लगा हुआ था। किसी पोशीदा जगह से ये बोलते रहते और आवाज जंगल में गूंजती रहती। बुत के कदमों में उन्होंने लोहान जलाकर धुआं पैदा किया। मगर मैं समझ चुका था कि मामला क्या है। सरदार सर झुकाए खामोशी से अंजम की बातें सुन रहा था। हमारे वायरलेस सेट पर भी इन्होंने ही तेल का ड्रम लुढ़का दिया था। मैंने ड्रम पर तेल भरे हुए हाथ के निशान देखे थे। हम समझे थे कि ड्रम अपने आप ही गिर पड़ा होगा, मगर दरअसल ये इन हजरात की साजिश थी। इनके कहने ही पर जंगलियों ने हम पर हमला किया। हमारी बदकिस्मती के गुड्डू लंगूर ने कैप्टन सिल्वर वाली डायरी लड़ाई के दौरान में नीचे फेंक दी। हम लोग गलत समझ रहे थे। डायरी जली नहीं थी, बल्कि वो इन हजरात के हाथ लग गई थी। अंजम ने उंगली से सरदार की तरफ इशारा किया और अब्बा बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से अंजम को देख रहे थे और अंजम का चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। लेकिन उसने सूरमा का क्या किया? कहीं उसे मार तो नहीं डाला? अब्बा ने पूछा। मैं ये बेशक मान लेता अगर मरा हुआ शख्स दोबारा जिंदा होकर हमारे सामने खड़ा हुआ ना होता। क्या मतलब? अम्मी ने चौंक कर अंजम को देखा। ये सरदार और मल्ला सूरमा एक ही आदमी के दो रूप हैं। मल्ला सूरमा। सब हैरत से एक साथ चीखे। जी हाँ, अंजम मुस्कुराया। अब्बा जी, आप नीचे जाकर उनके सर से ये शेर का सर तार उतार कर देखें और फिर खुद ही देख लें। असलम साहब ने नीचे उतरकर ऐसा ही किया। सूरमा के हाथ चूके बंधे हुए थे, इसलिए वो कुछ न कर सका। नकाब उतरते ही उसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। सूरमा? असलम साहब नरमी से बोले। खजाने के लिए इतना पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी? तुम अगर मुझसे कहते तो मैं तुम्हें भी हिस्सेदार बना लेता। सुरमा के होंठ कपकपा रहे थे और आंखें डबडबा आई थी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। इतना कहकर उसने अपना मुंह घुटनों में दबा लिया और फिर बुरी तरह रोने लगा। बार बार वो सर उठाकर कहता जाता, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैं बहुत जलील और कमीना हूँ। मुझे माफ मत करो, बल्कि इस चट्टान से समंदर में फेंक दो। मैं इसी लायक हूँ। हाँ, मैं इसी लायक हूँ। जब वो बुरी तरह रोने लगा तो असलम साहब आगे बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए बोले, जो शख्स अपनी खताएं मान ले, खुदा भी उसे माफ कर देता है। नहीं सूरमा, हम तुम्हें हरगिज समंदर में नहीं फेंकेंगे। तुम हमारे भाई हो। खड़े हो जाओ। सुरमा असलम साहब का ये शरीफाना बर्ताव देखकर फौरन उनके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा। उसके हाथ अभी तक कमर की तरफ बंधे हुए थे। सरबत इस अरसे में सीढ़ी से उतरकर नीचे आ चुकी थी। वो मुस्कुराती हुई चुपके चुपके आगे बढ़ी और फिर उस खंजर से वो बंद काट डाले जिससे सूरमा के हाथ बंधे हुए थे। सूरमा ने हैरत से पलट कर देखा और फिर सरवत को मुस्कुरा कर जल्दी से उसे दोनों हाथों में उठा लिया। क्यों सूरमा, मेरे बच्चों की नेकी देखी? मैं शुक्रगुजार हूँ साहब। मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। खजाना अपने साथ लेकर वो सब खेमे में आए। असलम साहब ने तय कर लिया था कि वो जजीरा अपने नाम नहीं करवाएंगे।
क्योंकि सुनसान जगह पर आदमी ना रोता हुआ अच्छा और ना हंसता हुआ। वो सब शहर में वापस जाएंगे और हुकूमत को खजाने की बाबत बताएंगे। हुकूमत अपना हिस्सा लेने के बाद उन्हें जो कुछ देगी उसका 1/10 हिस्सा सूरमा को मिल जाएगा। सूरमा ने जब ये सुना तो उसने फौरन इनकार किया और बोला, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। आपके बच्चों की बहादुरी, हिम्मत और ईमानदारी देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आने लगी है। मुझे क्या मालूम था कि खुदा ने मुझे भी एक खजाना उन बच्चों की शक्ल में दे रखा है। बस मेरे लिए वही खजाना काफी है। दूसरे दिन वो सब कश्ती में बैठे वापस बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। सरवत को ये जजीरा बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि जजीरे में रहकर उसने एक गलत आदमी को अच्छा होते हुए देखा था और साथ ही उसे एक मोहब्बत करने वाला साथी भी मिल गया था। ऐसा साथी जो इस वक्त भी उसके कंधे पर चढ़ा हुआ था, उसके सर में नजर न आने वाली जुएं देख रहा था, यानी वही लंगूर गुड्डू।